नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। और यह शिखर सम्मेलन क्या, राजनीति का शिखर हर कोई तलाशने की, खोजने की, उस पर फतह करने की कोशिश कर रहा है। साम दाम दंड भेद भी इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक रणनीतियां बनाई जा रही हैं, वादे इरादे दावे पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई है 2024 के लोकसभा चुनाव की। सत्ता पक्ष ताल ठोक रहा है, बीजेपी कह रही है तीसरी बार मोदी सरकार, तो विपक्ष हुंकार भर रहा है अब की बार हमारी नैया पार। और विपक्ष की धुरी कौन है? वो है कांग्रेस। गठबंधन की बात करें, वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए का गठबंधन, खींचतान की खबरें लगातार चल रही हैं। सीटों का बंटवारा, अभी उसका रायता भी फैला हुआ है, थोड़ा सा समेटने की अब लगातार कोशिशें चल रही हैं। उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, लेकिन 2019 की बात हो, 2014 की बात हो, मुद्दे जो थे 2014 में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, 2019 में हमें पुलवामा की भी गूंज सुनाई दी। लेकिन 2024 को लेकर क्या मुद्दे कॉन्क्रिटाइज भी हो रहे हैं? और जनता किस पर भरोसा करेगी? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। और सीधा सवाल मैं करता हूं, तो आज सीधे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और खड़गे साहब के बारे में कुछ लोग शायद ये ना जानते हो कि एक चुनाव छोड़कर ये कोई चुनाव जिंदगी में नहीं हारे हैं। 9 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सांसद, अब राज्यसभा में हैं। 2019 का चुनाव हारे थे। तो ऐसे में खड़गे साहब, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। अब आपने तो कोई चुनाव नहीं हारा एक के अलावा, पर कांग्रेस पिछले 2 चुनाव हार रही है। मोदी ताल ठोक रहे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार, थर्ड टाइम लकी होंगे, या ये राह अभी बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है ये डगर? सभी को मेरा नमस्कार, और खास करके एबीपी के जो समूह है उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात रखने के लिए आपने ये मौका मुझे दिया। देखिए, मोदी जी हमेशा अपनी बात बड़े ठोस के साथ कहते हैं और बार बार कहते हैं, और कभी झूठी बातें बार बार कहने से लोग ये समझते हैं ये सच है। ऐसा ही हुआ 2 करोड़ नौकरी देने का, 15 लाख बाहर से लाने का, सबको देने का, एमएसपी का जो हमने डबल एमएसपी देंगे, किसानों की आमदनी हम डबल करेंगे और खुशहाली के तरफ ये देश चलेगा। उन्होंने ये बार बार कहा। क्या खुशहाली आई? क्या 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली? अब 20 करोड़ नौकरियां आपको मिली? क्या 15 लाख रुपये मिले? क्या किसानों की आमदनी बढ़ गई? क्या विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है? और ऐसी कई चीजें भी हैं। और वो जो कहते हैं इसलिए कहते हैं कि जो उन्होंने पहले कहा था उसको निभा नहीं सके, तो वो बार बार इसको रिपीट करते हैं, एक के बाद एक नए मुद्दे लाते हैं, उसका बहुत प्रचार करते हैं और प्रचार में वो मशहूर है। और खास करके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत उनको मिलता है। मैं सुबह बैठा था, क्योंकि सुबह अखबार पढ़ने की मेरी आदत है। 10 अखबार जो आते हैं तो हेडलाइंस पढ़ते हैं, कहीं एडिटोरियल पढ़ते हैं, कहीं बीच के जब आर्टिकल्स आते हैं, लेख आते हैं पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, वो देखते रहता हूँ। लेकिन टीवी देखने को रखा था, मैं आधा घंटा देखा, सिर्फ उनका बातचीत ही चल रहा था। मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे ठीक है भाई, हमने ये किया वो किया,
गिनो ना, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलिए। नहीं, इसके बारे में बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी ताल ठोकती है कि भाई हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था हमारी है, 11 करोड़ हमने शौचालय बना दिए, हमने 50 करोड़ के करीब जनधन खाते खोल दिए। ये तमाम दावे किए जाते हैं। ये तमाम किए जाते हैं, लेकिन जाकर आप जरा टीवी वाले, प्रेस वाले, प्रिंट मीडिया जाके ग्राउंड लेवल पे देखिए, कितने उन्होंने वायदे किए थे, कितने घर बनाने का उन्होंने वायदा किया था और कितने बन गए। वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं हर एक के सर पे छत बना के दूंगा। तो आज उन्होंने जो वायदा किया था उसका 30% टारगेट उन्होंने अचीव किया है। 70% टारगेट अचीव नहीं किए, लेकिन बोलते हैं हमने पूरा किया। ये उनकी आदत है और बार बार अपने बातों को इस विषय पे रखते हैं। और आप समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेरे को बताओ ऐसा कोई इंडस्ट्री इस देश में आया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में, जैसा HMT, HAL, BEL, BHEL और सभी जो साइंटिफिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ISI बोलो, एम्स बोलो, जितने भी, ऐसा कोई आया है? ऐसा कोई उन्होंने किया है? तो ये बात तो बहुत करते हैं। वो तो कहते हैं कि फ्रजाइल 5 में आप अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, अब दुनिया में डंका बज रहा है, सारी दुनिया भारत में निवेश करने को तैयार है, विदेशी निवेश का वो आंकड़ा उसकी ताल ठोकते हैं। अगर निवेश यहाँ लोग कर रहे हैं तो हमारे लोग बाहर जाकर नौकरियों पे नहीं जाते थे। और वहाँ आज ही आप पढ़े होंगे, यूपी में एक वहाँ पर बंदी लगाई जिसकी आमदनी 40 लाख से ज्यादा है, उसी को एंट्री स्किल डेवलपमेंट में जो भी है। तो लोग वहां से तो 3 महीने में 40 लाख वापिस आने वाले हैं। तो ये जब स्थिति है तो ये ऐसा ही डंका बजाते रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि संसाधन, विज्ञापन, प्रचार, प्रसार, नैरेटिव बिल्डिंग में महारत हासिल कर रखी है बीजेपी ने। आपको कौन रोकता है? नहीं, हम झूठ बोलने की आदत नहीं रखे ना। अगर उनके जैसा हम झूठ बोले तो आज हिंदुस्तान को नहीं बना सकते थे। हिंदुस्तान को हमने बनाया, सच बोल के बनाया। हिंदुस्तान को हमने बनाया, एम्प्लॉयमेंट दिया। जिस देश में एक सुई प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करने की शक्ति नहीं थी, यहां पर तो रैकेट बना के हमने दिखाया। बड़े बड़े लड़ाई हमने लड़े। पाकिस्तान से हम लड़के उसके 2 टुकड़े करके एक तरफ बांग्लादेश को हमने लिबरेट किया और दूसरे तरफ पाकिस्तान को अलग करके रखा और उसकी सारी कुवत खत्म हो गई। लेकिन एक बहुत से लोग ऐसे भी हैं, पहाड़ खोद के चूहा निकालते हैं। पहाड़ खोद के चूहा निकालते हैं। वैसा ही एक मिसाल है उनकी भी। विकास आपने किया, पर यहां पर बीजेपी आरोप लगाती है विकास के साथ साथ अपना विकास, अपने परिवारों का विकास, भ्रष्टाचार में लिप्त किए। भ्रष्टाचारियों की फौज खड़ी हो गई है इंडिया गठबंधन में। सबने सिर्फ अपने परिवार के लिए पैसा अर्जित किया। ये देखिए, जिनके ऊपर वो टारगेट करना चाहते हैं, खासकर कांग्रेस के ऊपर, है ना, ये दूसरों को तो छोड़ देंगे। अगर वही परिवार से उनके पास कोई जाएगा, वो फिर शाह साहब ने एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन रखी है। और यहां पर जो ईडी में, इनकम टैक्स में, सीबीसी में जो पकड़े जाते हैं, रातों रात अपने पास लेते हैं, वो वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो क्लीन हो जाता है और उनके पास क्लीन छवि का पूरे तरफ प्रचार कर देते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, जिस हमेशा आपके दिल में जो है या उनके दिल में जो है, ये बताइए, कांग्रेस में 89 के बाद
उस परिवार का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बना, सेंट्रल मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर बना? बताइए मुझे। देश के लिए वो मर गए, उस फैमिली के मेंबर्स। राजीव गांधी जैसे इंसान जब गए तमिलनाडु में ये मिलने के लिए लोगों से, तो उस वक्त उनके शरीर के इतने टुकड़े हो गए हैं। वो क्यों? कि वो देश को एक चाहते थे। और ये जो देश के लिए मरने वालों लोगों को अब दब्बा लगा रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को ये मालूम नहीं है इंदिरा गांधी जी को कैसा मारा गया, क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, ये मालूम नहीं। वो तो सिर्फ मोदी जी अगर बोले तालियां बजाते रहते हैं। नहीं, आम आदमी की आप बात करते हैं, जो आपके अपने परिवार के सदस्य थे और जो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस की, उसके सबसे नजदीकी इतनी लंबी फेहरिस्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अब अशोक चौहान, रवनीत बिट्टू भी चले गए, नवीन जिंदल, मिलिंद देवड़ा, ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं? ये सारा दबाव है। क्यों छोड़ रहे हैं आपको क्या मालूम? क्योंकि हमको तो ये मालूम नहीं कि उनको जिंदगी भर हमने जो मांगा वो दिया, सब कुछ मिला। हालांकि बहुत से सीनियर लोगों को और जो पार्टी के लड़ने वालों को, उसूलों पे चलने वालों को, आइडियोलॉजी पे काम करने वालों को थोड़ा कुछ नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला वो क्यों भाग रहे? ये विचित्र नहीं है? उनको सब कुछ दिया भी कांग्रेस ने और उन्होंने कांग्रेस को अंगूठा दिखा दिया। इसीलिए जनता को सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, और कांग्रेस को नहीं सोचना चाहिए। और हम तो ये सोच रहे हैं कि जब तक हमारे पास मिठाई थी मक्खियां बैठते थे। अब जब मेरी मिठाई खत्म हो गई तो भाग रहे हैं। ये तो मिठाई ये जो है, ये जो हमारे देहात में बोलते हैं गुड़ रहने तक मक्खियां बैठते रहते हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड नहीं रहते हैं। ऐसी हवा में आते हैं और हवा में चले जाते हैं। लेकिन हम देश को मजबूत बनाने के लिए और देश को एकता रखने के लिए हर कोशिश करेंगे। कितने भी लोग हमारे पास रहने दो, उन सिपाहियों को लेकर हम लड़ते रहेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। आपने कहा आपकी मिठाई खत्म हो गई है, ये पहले से ही हथियार डाल रहे हैं लड़ाई के लिए। बयान आपकी तरफ से ये भी आया, ना हम विज्ञापन कर पा रहे हैं, ना हवाई जहाज से अपने नेताओं को भेज पा रहे हैं, ट्रेन में नहीं भेज पा रहे हैं। जब जेब में नहीं है पैसे तो चुनाव लड़ेंगे कैसे खड़गे साहब? अब देखो, हमारी बात तो छोड़िए, वो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन, निर्मला सीतारामन लो लक्ष्मी पुत्र है, हाँ, वही नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। और आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं इन्होंने अकूत धन ले लिया, चंदे का धंधा, फिरौती चल रही है। उनके तो उनके क्या, देश की वित्त मंत्री के पास इतना पैसा नहीं है। तो इसका मतलब आरोप आपके क्या ये राजनीतिक आरोप हैं? नहीं, हमारा राजनीतिक नहीं, उनका ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है कि एक तरफ तो सबसे ज्यादा चंदा उन्होंने उठाया, हर बंदे के पास चंदा लिया, लेकिन वो उनके मिनिस्टर कहते हैं जिनके पास हजारों करोड़ का चंदा आया, मेरे पास पैसे नहीं। अरे तुम लड़ते हो, तुम्हारी पार्टी लड़ती है, आपको पार्टी खर्च करती है, और आज आप बोल रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर आपके पास इतना चंदा आने के बावजूद भी अपने कैंडिडेट को पैसे देने के लिए उनके पास कमी है। हम ये कहते हैं कि हमारे को तो सताया जा रहा है, हमारे को हर चीज में। देखिए 1993 का 94 का अकाउंट लेकर अब नोटिस दिए हैं। केसरी साहब जब ट्रेजरर थे जी, उनके जमाने का अकाउंट अब निकाला है और उसके ऊपर उन्होंने पेनाल्टी डाली है। मैं बताऊं आंकड़े आपको,
क्योंकि नहीं, आंकड़े मुझे मालूम है। हाँ, आंकड़े मुझे मालूम है। कुल मिलाकर 210 करोड़ का एक नोटिस हो गया, 135 करोड़ रुपए तो रोक लिए गए हैं। अब 1700 करोड़ का एक और नोटिस आ गया है आ आपके गया। पास। तो उसका फिर हम तैयारी कर रहे हैं रिप्लाई देने का। 14 लाख का मामला था। आपने उस वक्त ये अपील क्यों नहीं की? इनकम टैक्स कमिश्नर से लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपकी अर्जियां खारिज की हैं। देखिए, 14 लाख रुपए देने के लिए वो वक्त मांगा था और वो उस ढंग से ही थोड़ी देरी हो गई। लेकिन 14 लाख को क्या आप इतना बड़ा पेनल्टी डालते हैं? इनकम टैक्स के एक्ट में तो ये है, अगर कोई गुनाह होता है 10,000 से भी ज्यादा उसको पेनल्टी नहीं होना चाहिए। तो कानून को भी आप अलग रख दिए और आज आप लोग सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करके उनके सब अकाउंट पे ताले डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स यूनियन का हो, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का हो, मेन ऑर्गेनाइजेशन का हो, ये क्या है? ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मोदी साहब इतना जोर ठोक के बात करते हैं, हमारी पुरानी लोकतंत्र है। हमने, अरे पुरानी लोकतंत्र तो छोड़ो, आधुनिक लोकतंत्र में जो करना है वो नहीं कर रहे ना। और हमको बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बर्बाद किया देश को। अगर हम बर्बाद करते तुम उस कुर्सी पे नहीं बैठते थे। हमने बिठाया वो कुर्सी पे, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रख के, संविधान को जिंदा रख के आप लोगों को जो कुर्सियां मिले हैं, उस कुर्सी पे बैठकर आप जो हमको गालियां देते हैं, ये मेहरबानी हम लोगों की है। हमने लड़ के देश को आजादी भी लाई और तुमको डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन टिका के वहां पर बिठाए। ये एक वो कहावत है खड़गे साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल तो नहीं हो गया है कांग्रेस का कि देखिए हमारे साथ ये क्या हो रहा है, विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं? देखिए, रोने से कुछ नहीं होता, लड़ना चाहिए। अगर कोई हमको गैर कानूनी तरह से डराता है और हमेशा हमको दबाने की कोशिश करता है, अगर हम उठने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही, हमको ही नहीं सारे देश के नागरिकों को दबाएंगे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी खत्म करेंगे और आप भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बोलने का आपको अधिकार नहीं है, तो पहले हम खत्म हो गए तो बाद में आपका नंबर भी लगेगा। तो इसीलिए हम सब मिलके लड़ना है। ये बात नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटे बड़ा उसी वक्त हो सकता है संविधान और अपनी डेमोक्रेसी बची तो, तभी देश भी बचता और है। संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दरअसल आज की तारीख में होनी तो वो संसद की चाहिए, सरकार की चाहिए, पर वो सुप्रीम कोर्ट की हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में 600 वकीलों ने एक बाकायदा चिट्ठी लिखी डीवाई चंद्रचूड़ को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि देखिए ये अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है, इंटेग्रिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इशारा विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ था। नहीं, हमने तो, प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए इस पर ट्वीट किया। ये देखो, उनको ये वकीलों ने जो मेमोरेंडम तैयार करके दिया, शायद इन्हीं के इशारे पे दिया होगा, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि सरकार के इशारे पर हुआ। देखिए, क्योंकि वो मेमोरेंडम देते ही मोदी साहब जागृत हो गए, मोदी साहब रिएक्ट करे। अरे मणिपुर में इतने दंगे चल रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लूट हो रही है, घर जलाया जा रहा है, आपकी हिम्मत नहीं वहां जाने की, बोलने की हिम्मत नहीं, और यहां पर आप बोलते हो वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट्स जा रहे हैं, घर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे वक्त तुम तो बाहर के दौरे करते हो। ये अब तक तुमने 14 फॉरेन ट्रिप की है ये दौरान में, मणिपुर दंगम,
और हर जगह आप कहीं पानी में डूबते दिखे, कभी पानी में उठते दिखे, और कभी कभी इलेक्शन का प्रचार करते दिखे। भाई कोई तो देश में इतना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, कोई दुनिया में हर जगह जाके अपने स्पीचेस देते हैं, और वो भी खास करके सरकारी नौकरी पे और सरकारी कार्यक्रम पे आप अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हो। आपको प्रचार करना है तो इस वक्त है। चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं करते आप? देखिए, सब देखिए, जितने भी ऑटोनमस बॉडीज हैं उनको उन्होंने, उसके ऊपर तो उसका दबाव है, ये सबको आपको भी मालूम है, आप लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी बार बार हमको पूछते रहते हो। सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, चुनाव आयोग हो, सब सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखो साहब, अगर नहीं होता तो आइन टाइम पे रिसिग्नेशन होने के बाद 2 दिन में सीईसी के 2 मेंबर को अपॉइंट नहीं करते थे। इलेक्शन के वक्त ये आप काम करते हो, और अपने को जो होना है वो सीबीआई का डायरेक्टर बन सकता है। और हमने कहीं देखे हैं, मैं खुद तो मेंबर भी था और अभी भी चंद संस्था में मेंबर हूं, कुछ नहीं, वो पहले ही बना लेते हैं कि किसको बनाना है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आपको भरोसा नहीं है? कैसा, मैं क्या अब इस वक्त नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को चुनाव आ रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें मत फंसाओ जरा, फिर बाद में बोलूंगा मैं इसका। पर ये क्रोनोलॉजी का जो चक्कर है, मैं 21 मार्च पर आना चाहूंगा। आप क्रोनोलॉजी बड़ी ढूंढते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल को जेल में 21 तारीख को इसलिए डाला गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डंडा चलाने के बाद, फटकार लगाने के बाद एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को पूरी जानकारी वो दे दी और वो अपलोड हो रही थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटाने के लिए जी हमारे पीछे ईडी छोड़ दिए। भाई भ्रष्टाचार जहां होगा खड़गे साहब, वहां कार्रवाई करेगी ईडी। कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं निकालने वाली है। देखो, ये हमेशा इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात की, ज्यादा से ज्यादा पैसे किनको मिले, एक, और दूसरी बात, किन किन को दबा के या हरासमेंट करके उनके ऊपर केसेस डाल के किसने पैसा वसूल किया, कहां से इतने पैसे आए। अरे एक एक कंपनी की आमदनी, अगर उसका प्रॉफिट ही है 500 रुपए और आपको दान में देता है 140 करोड़ 50 करोड़, ये कैसा होता है? तो ये जो उनका जो दबाव डालने का तरीका है, पैसे वसूल करने का, चंदा ही एक धंधा बना के ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं और सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। रात में उसको पकड़ते हैं, दिन में पैसे वसूल करते हैं। ये भी एक तरह का डिकॉइटी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में खुद अपनी दलील पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने शरद रेड्डी का नाम लिया और अरबिंदो फार्मा का डायरेक्टर रह चुके हैं, और अब सरकारी गवाह बना दिया और 55 करोड़ रुपए दे दिए। ये क्विड प्रो क्वो हो रहा है क्या? और उनका ये कहना है कि मुझ पर केस चल रहा है, फिर तो बीजेपी पर भी केस चलना चाहिए। देखिए, जो कानूनन जो भी गलती करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप जिन लोगों को आशीर्वाद करते हो वो कैसा बचते हैं कि गलती करने के बावजूद, ईडी में फंसने के बावजूद, सीबीआई की इंक्वायरी चलने के बावजूद आप लोग उनको पार्टी में लेते हैं। और हमारी छवि बहुत अच्छी है, बीजेपी में डिसिप्लिन है, गुणवत्ता है, वो है, ये बात करते हो, लेकिन क्यों ले रहे? आज मैं देख रहा हूं, मैं देखा था कर्नाटक में वो आए थे, उन्होंने कॉरपोरेटर को भी फोड़ा, अपने में लिया है।
एक्स एमएलए, एक्स एमपी, उसकी कोई चिंता नहीं, उसका बैकग्राउंड नहीं, एंटीसीडेंट नहीं, अब तो जनार्दन रेड्डी भी आ गए वापस। आप सोचिए, इसीलिए मैं बोलता हूं आप जरा हमारा प्रचार कीजिए। हमारी ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, पर प्रचार की जब बात आती है, प्रचार में एक खास बात, और आपका इतना लंबा तजुर्बा है खड़गे साहब, आदमी की नब्ज पकड़ना, उसको भरोसा देना या उसका भरोसा जीतना सबसे अहम बात हो जाती है राजनीति में। आप भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं जनता का, और जो आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं या जो दर्द भी छलक रहा है कि बीजेपी की बात मान जाते हैं, यह एक हकीकत है क्या? आप नहीं समझा पा रहे हैं अपनी बात? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की, और इनके गलतियां उठा के मैं तो पार्लियामेंट में बहुत से बार बात भी किया। आपको ये भी मालूम है, जब ये बोलते थे 70 साल में तुमने क्या किया, अरे भाई हमने ये किया। आजादी के पहले हमारी स्थिति क्या थी, आजादी के बाद हमने क्या क्या बनाया, फिर आप 2014 में आने के बाद आपने क्या बनाया, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिए, हम अनेक एग्जाम्पल दिए, लेकिन बार बार वही कहते हैं तुमने क्या किया 70 साल में। नहीं, उसमें खड़गे साहब जो मैं पूछना चाह रहा था, 2014 10 साल पहले चलते हैं, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। वो पेट्रोल डीजल पर 16 बार एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई, 27 लाख करोड़ रुपए भी अर्जित किए गए, 400 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए तक भी हो गया, रुपए की कीमत अब 83 से ऊपर भी हो गई। बीजेपी जनता में उसने इन मुद्दों की एक गूंज कायम कर दी थी, सड़कों पर उतरे थे सिलेंडर लेकर उनके नेता। लेगवर्क करने को विपक्ष तैयार नहीं है क्या? मुद्दे आपके सामने भी थाली पर सजे पड़े हैं। देखिए, आपको मालूम है, इन मुद्दों को लेके हमने संसद में भी लड़ा और संसद के बाहर लड़ा, अनेक रैलीज किए, और यहां तक कि जब कभी हम ये जनता के मुद्दे उठाते हैं, और जो डीजल की कीमत हो या पेट्रोल की हो, केरोसिन की हो, हर चीज की जो आज इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, इन चीजों को जब उठाते हैं, जब नोटिस देते हैं, वो नोटिस देने के बावजूद हमारा नोटिस रिजेक्ट होता है, और उसी वक्त जब हम स्पीच देते हैं या भाषण करते हैं, तब उधर बीजेपी के नेता लोग इशारा करते हैं पीछे, उठो उठो, और उस डिबेट को खत्म करते हैं, और अपने ब्रूटल मेजॉरिटी से जो सच्चाई हम देश के सामने रखना चाहते हैं उसको भी हमारे को नहीं, मौका संसद में ही क्यों, सड़क पर क्यों नहीं? सड़क पर भी हमने किया। आप देखेंगे कि हर स्टेट में जाकर हमारे लोग लड़े, और एक ही दिन में हर स्टेट में हम इन मुद्दों पे लड़ते हैं। लेकिन मुद्दे आप उठाते हैं, जैसे आपने अपना न्याय योजना जो है, अभी घोषणा पत्र तो आपका 6 अप्रैल को आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप कह रहे हैं 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप की भी बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये पैसा कहां से आएगा? देखो साहब, यही तो गलती है, और बहुत लोग इसको अलग ढंग से सोच। 30 लाख नौकरी देने का हमने पार्लियामेंट में भी बोला कि आप दे सकते हो। रेलवे में वैकेंसीज है, पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज है, बीएसएन में वैकेंसीज है, और सेंट्रल स्कूल में वैकेंसीज है, केंद्रीय विद्यालयों में वैकेंसीज है, आर्मी में वैकेंसीज है। मैं क्या बताऊं, इतने वैकेंसीज हैं, वो ना बैकलॉग फिलअप करते हैं, ना है सो नौकरी देते नहीं। क्यों नहीं देते? कि उनके दिल में ये है कि अगर ये नौकरियां, परमानेंट नौकरियां दिए तो गरीब अपने पैर पे खड़ा होके उनको सवाल कर सकता है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि। बीजेपी ये भी कहती है कि डाउन साइजिंग की प्रक्रिया तो आप लोगों ने शुरू की। प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह, और जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, उनका ये कहना था कि भाई पैसे पेड़ पर नहीं लगते। देखिए, ये कहा उन्होंने नरेगा जैसा स्कीम लाया, कितने पैसे लगे? फूड सिक्योरिटी लाया,
सोनिया गांधी जी ने इसको तो ये कार्यक्रमों को उन्होंने पीछे लग के एज ए अपने चेयरमैन बन के उन्होंने फूड सिक्योरिटी, उसके बाद नरेगा जैसा स्कीम, फिर उसके बाद कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब हमने बनाया। और ये मास किसी एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं। तो आप अपनी विरासत जाने क्यों देते हैं? जो चीजें आपने शुरू की, आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं पर अपना डंका भी पीट रहे हैं। मैं गारंटी शब्द की भी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। आज राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का जो चीरहरण कर रहा है, ये मेरी गारंटी है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गारंटी तो शब्द आपने इस्तेमाल किया था हिमाचल में और कर्नाटक में, आज वो शब्द ले लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि ये मोदी की गारंटी है। देखो, मोदी की गारंटी है, वो सब बोगस रहते हैं। मोदी की गारंटी, मोदी की तो गारंटी यही थी ना 20 करोड़ नौकरी देने का। मोदी की तो यही गारंटी थी 15 लाख देने का। मोदी की यही गारंटी थी एमएसपी बढ़ाने का। मोदी की यही गारंटी थी किसानों का आमदनी डबल करने का। कहाँ है उसकी गारंटी? पर आप पर भरोसा नहीं करते। अब भरोसा, फिर से मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। 2019 के चुनाव में आपने 72,000 रुपए देने की बात की सालाना, यानी कि महीने के 6,000। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी किसान सम्मान निधि लेकर आई, 6,000 सालाना, 500 रुपए महीना। लोगों ने वो 6,000 रुपए सालाना और आपके 6,000 रुपए माहवार हर महीने में 6,000 सालाना पर ज्यादा भरोसा किया। क्यों? मैं बोला ना, पब्लिसिटी एक, और आपका सपोर्ट बहुत है उसको, आपका मीन्स और ये जितने भी मीडियाज, अब आपको अकेले को ब्लेम नहीं करना चाहता, एक ऐसा बना लिया उन्होंने माहौल। अगर आप ज्यादा बात करेंगे, हमारा प्रचार करेंगे और सही प्रचार करेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर आप डिबेट करेंगे, अगर कोई प्रिंट मीडिया डेमोक्रेसी और संविधान के बारे में लिखता है, उसको जेल में भेजने का काम करते हैं। आप भी ज्यादा मत बोलते जाइए, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आ जाएंगे। नहीं, हम आपको रखे आगे वाले हैं। हम इतनी जल्दी ना घबराते हैं ना डरते हैं, और सवाल सबसे पूछेंगे और सीधा पूछते हैं, उसमें टेढ़ापन भी छिपा होता है कहीं। नहीं, आप पूछिए, जरूर पूछिए। मैं तो स्वागत करता हूं ऐसे पूछने वालों को, और सपोर्ट भी करते हैं हम। मेरा कहना यह है कि इन्होंने जो सबको डराने का, आपको नहीं डराते, आपके मालिक को डराते, आपको नहीं डराते, उनको इनकम टैक्स का धमकी देते हैं। वो नहीं, अगर उनके पास कुछ नहीं मिला, उनके रिलेटिव के पास जाते हैं। तो ये उनके वीकनेस को ढूंढते ही रहते हैं। काम तो कुछ नहीं करते देश का विकास नहीं, सिर्फ ईडी सीबीआई से कैसा इन लोगों को झुकाना, इन लोगों को हरास करना। तो ये डराना, धमकाना, दबाने की रणनीति के चलते ही इंडिया गठबंधन में 19 दिसंबर से पहले की बात करूं, उसके बाद उसका विघटन शुरू हुआ। इंडिया गठबंधन एक रियलिटी, एक मुकम्मल खाका क्या इसी वजह से नहीं ओढ़ पाया, या आपकी अंदर की महत्वाकांक्षाएं और कांग्रेस का दम गुरूर भी आड़े आ गया? नहीं, देखो, एक बात मैं कहता हूं, हम सत्ता के लिए या कोई देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी कोशिश नहीं। हमारी कोशिश यही है, डेमोक्रेसी को बचाना और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना और लोगों के मूलभूत हकों को हिफाजत करना। ये हमारा पहला मुद्दा है। इसीलिए ये बीजेपी को हटाना, ये हमारा पहला एजेंडा है। तो जब तक इस बीजेपी के आइडियोलॉजी को आप नहीं निकालेंगे, नहीं हटाएंगे, तब तक आपको ठीक ढंग से इस देश में। पर उसके बावजूद विपक्ष लामबंद नहीं हो पाता है, बिछड़े सभी बारी बारी। इंडिया के रचयिता, ये बात तो आप भी स्वीकारेंगे, नीतीश कुमार थे, 2022 से लगे हुए थे, वो पहले निकल लिए और उसके बाद तो ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। के लिए वो निकल लिए। नहीं, और एक बात पूछिए उसको,
नहीं, मैंने ये कहा कि वो निकल लिए और उसके बाद और बाकी लोग भी, ये सिलसिला बढ़ता चला गया। जो 28 दल थे वो संख्या घटती चली गई। देखो, पॉलिटिक्स में दो तरह के लोग होते हैं। एक सत्ता के लिए लड़ने वाले, क्योंकि सत्ता के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। मैं हूं, मैं एक ही पार्टी में 53 साल से और एक ही चिन्ह पे लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं। और मैं जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, हमारे पार्टी को भी सताया गया। उसके बाद में भी अपोजिशन में हम कर्नाटक में रहे, दिल्ली में भी अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, फिर भी हम लड़ते रहे। देखो, हिम्मत होना चाहिए। जो आदमी हिम्मत हारता है और अपने आइडियोलॉजी और अपने विचार को छोड़ता है, वो कभी देश का भला नहीं कर सकता। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सोनिया गांधी ने भी सहमति दे दी थी, पर बीच में वो अड़ंगा अटक गया कि भाई ममता तो मल्लिकार्जुन खड़गे, आपका नाम उन्होंने आगे बढ़ा दिया, जिसको सेकंड कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। दिक्कत वहां से शुरू हुई क्या? नहीं, ये देखिए, ये थोड़ी सी गलत फहमी होती है और जरा हाई फाई लीडर्स को आप लोग जरा बहुत प्रोत्साहन करते हैं। देखिए, ये गठबंधन करने के लिए ये कोई नीतीश की आइडिया नहीं। मेरे घर में राहुल गांधी जी ने ये कहा कि बैठ के विचार करके हम सबको इकट्ठा करना है, तो एक एक को बुला के हर नेता से बात करेंगे और हर नेता को ये कहेंगे कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम इलेक्शन लड़ना है, इसके लिए तैयार हो जाइए और हम सबसे बात करने शुरू करें। हमने पहले पवार साहब से बात करी, वो हमारे घर में ही हुई। उसके बाद तेजस्वी आए, वो भी हमारे घर में ही बात हो गई। नीतीश आए, वो भी हमारे घर में ही बात हो गई। डीएमके के लोग आए, वो भी वहां पर। हर पार्टी के नेताओं को हमने बुलाकर बिठाकर बातचीत करके उनके जो सलाहें थे, उनके जो विचार थे, उन विचारों को लेके ही हम आगे बढ़े। बढ़ने के बाद पहला सम्मेलन कहाँ करना, कौन से में अपना बैठक, तो बोले कि हम बोले पटना में करो, क्योंकि सरकार भी है, वहाँ पर सहूलतें भी मिलते हैं, लोग जो लीडर्स आते हैं रहने सहने का थोड़ा ये होता है। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम करेंगे। तो अब प्रेस में और इसमें इतना उसको हाइप किया गया है कि उन्होंने बनाया, उन्होंने ये करा। अरे, हमने तो सबको बुला के एक एक करके हम इकट्ठा किए। जब एक माहौल बना तब लोग अलग अलग थ्योरी, अलग अलग व्याख्या। संयोजक तो आज तक भी नहीं बना ना कोई। इंडिया का और चेहरा कौन होगा, इसमें दिक्कतें आई। देखिए, इंडिया जब गठबंधन सरकार होती है या गठबंधन के लोग होते हैं, तब नेचुरली ये सब चुनाव के बाद कौन बनेगा होता है। ये ऐसा ही नहीं कि सबसे पहले अब कौन बनेगा करोड़पति आता ना, तो उस वक्त सब क्वेश्चन पूछने के बाद करोड़पति बनता है, उसके आंसर आने के बाद। वैसा ही ये जीतने के बाद हमारा फेस आएगा और हम बनेंगे, कोई तो बनेगा, बनेंगे। पर क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक संसदीय प्रणाली का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसे प्रेसिडेंशियल चुनाव भी बना दिया है? और बीजेपी वो लगातार सवाल पूछती है और आने वाले 2 महीने वो सवाल और गूंज से वो पूछेगी, हमारे पास मोदी, आपके पास कौन? देखिए, आपके पास एक मोदी होंगे, हमारे पास इस देश के 140 करोड़ जनता है। वो जनता निर्णय करेगी और जनता जो निर्णय करेगी हम सर झुकाएंगे। एक मोदी है, उनका मोदी है, बीजेपी का मोदी है, कैपिटलिस्ट का मोदी है, एक क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है जिसके फेवर करते हैं उनका मोदी है। गरीबों का मोदी नहीं है, किसानों का मोदी नहीं है,
गरीब विद्यार्थियों का मोदी नहीं है, और जो लोग रात दिन मेहनत करते उनका मोदी नहीं है। ये मोदी सिर्फ अगर ये मोदी की विचारधारा अच्छी होती तो 1% लोग 50% इनकम कर लेते हैं। और आज बहुत से मिडिल क्लास के लोग भी आज इतने परेशान हैं कि जो उनकी इनकम है घट रही है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं। 1% के पास 40.1% देश की कुल संपत्ति है, नीचे के 50% के पास 13% कुल मिलाकर ये पल्ले हाथ जो। और ये स्थिति कौन बनाए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनाए। फिर भी आप साथ नहीं आ पाते। अब ममता बनर्जी एकला चलो का राग अलाप लिया, उद्धव ठाकरे और आपके बीच अब तनातनी चल रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करेंगे पर पंजाब में अलग अलग चलेंगे। देखिए, जितना हो सकता हम मिलके जाने की कोशिश करें, वो कोशिश करते रहेंगे। ये देखिए, जब 16, 17, 18 पार्टियां एक जगह आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अब हमारी पार्टी ऐसी थोड़ी है जैसा कि जिसने उसको मोदी जी को ऊपर लाया उसी को उन्होंने कुचल दिया हर जगह। और अब आपको तो हिस्ट्री मालूम है, बहुत से नेता लोग जो इसका फाउंडेशन डाले बीजेपी का, और आरएसएस के लोग तो उनके पीछे है, लेकिन अब भी उनको भी एक रास्ता दिखाने की कोशिश उन्होंने कर रहे हैं। नहीं, पर कांग्रेस अपने जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ भी अब आज तो घोषणा हो गई, लास्ट मिनट तक कहीं ना कहीं पेंच अटके रहे। अखिलेश यादव न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल, अपनी शर्तों पर वो कई शर्तें लगाई। उद्धव ठाकरे के साथ वही खबर आ रही है। परेशानी कांग्रेस है क्या? कांग्रेस लीड नहीं कर पा रही है विपक्षी खेमे? ऐसा नहीं, देखो, बातचीत से सुलझाया जाता है। इसीलिए तो हम एक कमेटी बनाए थे, 5 लोगों की कमेटी बना के हर स्टेट में जाके उनको समझाना, उनकी स्थिति क्या है, हमारी पार्टी की क्या है और दूसरे पार्टी की क्या है। ये सब गठबंधन में चर्चा होती है और चर्चा से ये सब कुछ चलता है। हम ऐसा नहीं कि किसी को डराओ, तुम हमारे साथ नहीं आएंगे तो तुमको जेल में डालूंगा, ऐसा हम थोड़ी बोलते हैं। तो वो काम वो कर रहे हैं। हम सभी मिलकर डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के पास बैठ के एक होकर लड़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा थोड़ा कहीं होता है। और बीजेपी भी कितनी कोशिश कर रही, तमिलनाडु में अलग कोशिश कर रही है, पंजाब में कहीं अलग तरीके से कोशिश कर रही है, आंध्रा में अलग कोशिश कर रही है, एक को पकड़ती है, एक को छोड़ती है। वो तो बीजेपी की समस्या है, पर उत्तर प्रदेश की भी बात करें। आपने कई राज्यों का जिक्र कर दिया। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है, खड़गे साहब, की दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। कोई भी चीज वो अगर लड़ना चाहते हैं वो कहेंगे, और उनके दिल में क्या है अभी मुझे मालूम नहीं हुआ। लेकिन बार बार आप हैं, आप निर्देश दे सकते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं अनुशासित सिपाही हूं पार्टी का। देखिए, ये सब अब कई बार ऐसा होता है कि सोच समझकर ऐसे विषय में निर्णय लेना पड़ता है कि जो हम लड़ना चाहते हैं यहां पर वहां पर, हम एक ऑप्शन रखे हैं किस ढंग से कहां लड़ना, कैसा लड़ना। अब तो स्लॉग ओवर्स आ गए ना, आईपीएल सीजन भी चल रहा है। खड़गे साहब, फ्रंट फुट पर खेलने का वक्त आ गया है या अभी भी डिफेंस? नहीं, डिफेंस नहीं खेलते। जब ऐसा है भाई, एक बॉल है, या तो छक्का मारना या आउट होना, एक ही रहता है। तो वो एक बॉल को 6 रन बनाना एक ही है ना, छक्का मारना। चौका मारे तो भी नहीं चलेगा। तो ऐसा पॉलिटिक्स में करना पड़ता है, और पॉलिटिक्स में समझा बुझा के चलना पड़ता है। हम तो फूंक फूंक पे रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे
रूलिंग पार्टी के जो सरकार है, मोदी जी है, कभी किसी को अपना लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देना चाहते। वो तो हमारे लिए क्रिकेट खेलो बोलते हैं, खड्डे मार के रखते हैं, और वो खुद क्या है बोले तो बाद में पूरा खड्डा किड्डा भरने के बाद, रोलिंग करने के बाद वो खेलते हैं। तो ये है मोदी जी की आदत है। तो ये अब तो आपको 1.5 साल से ज्यादा का वक्त होने को आया अध्यक्ष बने हुए, ये कांटों का ताज है? ये सवाल उस वक्त भी आपसे पूछा गया था, अब इतना वक्त बीतने के बाद महसूस क्या करते हैं? नहीं, ये तो मुझे पहले भी मालूम था कि मैं जब राज्य में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और बहुत साल तक मैं सीएलपी लीडर भी था, तो ये बहुत सी चीजें, क्योंकि 53 साल से देख रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल नहीं है, ये आते रहते हैं, लेकिन इसका मुकाबला करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो शक्ति इस देश के डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है। इसलिए वो शक्ति के खिलाफ जब लड़ते हैं तो सोच समझ कर ही लड़ते हैं, और वो रणनीति हम बना रहे हैं। और सारी चीजें अगर मैं आपके पास अब बताऊंगा, अभी 60-70 दिन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। नहीं, हम आपको फिर से भी न्योता देंगे, लंबा चुनाव है ये, 52 के बाद सबसे लंबा चुनाव है। आखिरी सवाल ऐसे में, देखिए 2014 में आप 50 से भी नीचे चले गए थे, 2019 में भी नेता प्रतिपक्ष भी अपना ना चुन पाए, स्वाभाविक तौर पर वो हालत आ गई थी। तो बीजेपी तो कह रही है अब वो 370 पार और 400 पार, आपका नारा क्या है? कोई आप फिगर देंगे, देना चाहेंगे? देखिए, वो खुद ये फिगर जो दे रहे हैं 400 पार, अरे सीट ही है 543, और आप बात करते हो पूरे 500 भी लेने की बात करते हो। तो ये आदत है उनकी ये कहने का, लेकिन हम उनके मुकाबले में उनको हराने के लिए जो संख्या बल होना चाहिए वो जरूर हम हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मल्लिकार्जुन खड़गे, वक्त निकाला तो बेबाक यहां बातचीत हुई, सीधे सवाल पूछे, सीधे जवाब भी आपको सुनने को मिले। शिखर सम्मेलन जारी रहेगा, इस सत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।